हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल दिन भर के सुर्खियों से बने हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के डिस्कशन के बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी, एक मिनट बता रहे हैं कि 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार जो सेलिब्रेट हुआ है वो 15 जनवरी को होता है। ठीक है, जैसे मकर संक्रांति 2 दिन मनाई जाती है, ठीक है, तो अलग अलग होता है, वैसे ही तिरुवल्लुवर दिवस भी 2 दिन मनाया जाता है, 15 या 16। तो इस बार जो मनाया गया वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि इस बार कब मनाया गया। वैसे 2 डेट इसका होता है, 15 या 16 जनवरी, और इस बार जो मनाया गया 15 जनवरी। ठीक है, ये तिरुवल्लुवर जो हैं, ठीक है, तिरुवल्लुवर ये क्या है? तमिल कवि और दार्शनिक। ठीक है, तमिल कवि और दार्शनिक। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। और तिरुवल्लुवर को वल्लुवर भी कहा जाता है। ठीक है, तिरुवल्लुवर को वल्लुवर भी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि ये जो तिरुवल्लुवर है इसके बारे में आपको पता होगा, क्या पता होगा कि इनके संगम साहित्य की अगर बात की जाए, संगम साहित्य हिस्ट्री में मिलेगा, आपको पता होगा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करा चुके हैं संगम साहित्य से। ठीक है, तो ये जो संगम साहित्य है इसमें तिरु आधा का है ये। ठीक है, तिरुक्कुरल, क्या लिखा है मैंने? तिरुक्कुरल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहे हैं कि संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या कुराल की रचना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? इन्हीं तिरुवल्लुवर के द्वारा। तो पूछता है कि तिरुक्कुलर या कुराल की किसकी रचना है, मतलब ये रचना किसकी है? तो तिरुवल्लुवर की है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर बात करें तो इसमें जो तिरुक्कुरल है इसमें 10 कविताएं हैं। ठीक है, और उसमें कई खंड है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने खंड हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कितनी कविताएं हैं इसमें। तो इसमें हैं 10 कविताएं। ठीक है, 10 कविताएं हैं। और इनमें जो मतलब इनमें से क्या किया गया है, प्रत्येक को 3 पुस्तकों में बांटा गया है, जो 133 खंड शामिल है, और इनमें से 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया। वो 3 पुस्तकें जो विभाजित किया गया वो किस केस में विभाजित किया गया देख लेते हैं। एक का नाम है आराम, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? सद्गुण यानी वर्च्यू। ठीक है, सद्गुण। आराम का मतलब संगम ये तमिल साहित्य के हिसाब से ये आराम जो है इसका अर्थ क्या होता है? वर्च्यू यानी सद्गुण। और दूसरा जो विभाजन किया गया है, दूसरा जिसका जो नाम है पोरुल। पोरुल का मतलब होता है सरकार या समाज। ठीक है, सरकार और समाज। पोरुल का मतलब क्या होता है? सरकार और समाज। और थर्ड जो है वो है कामम, और कामम का कामम, और इसका मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि जो संगम है, संगम, ठीक है, ये जो संगम है ये शब्द संस्कृत शब्द संघ का, ठीक है, जो संघ है ये संस्कृत शब्द, संघ का क्या है? तमिल रूप है। ठीक है, ये इसका क्या है? तमिल रूप है, जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि ये किस राजाओं के संरक्षण में? जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 अलग अलग काल में अलग अलग जगह पर इसका क्या हुआ? विस्तार हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर इसकी सेंचुरी मतलब शताब्दी पूछें कि किस शताब्दी, तो ये जो है 3rd, ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 3री शताब्दी के दौरान क्या हुआ था? ये संकलित किया गया था। क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि पूछता है क्वेश्चन, ये हिस्ट्री पे हम लोग करंट
करंट से रिलेट करके हम हिस्ट्री पर पहुंच गए हैं, तो थोड़ा हिस्ट्री भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो देखा जाए तो पूछता है कि दक्षिण भारत में, ठीक है, प्राचीन दक्षिण भारत में कितने संगम का आयोजन किया गया था? तो उसका आंसर क्या है? 3 संगम का आयोजन किया गया था। कितना? 3 संगम का आयोजन, ठीक है। तो कभी कभी मिलाने को दे देता है कि पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था। तो देख लेते हैं कि ये जो संगम का आयोजन हुआ था उसे क्या कहा गया था? मुच्चंगम, मुच्चंगम, ठीक है, मुच्चंगम कहा गया था। अगर देख लेते हैं जो 3 संगम हुए उनमें जो पहला हुआ था वो हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में आयोजित हुआ था, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो हुआ था कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। दूसरा कहाँ? कपाटपुरम में, ठीक। और तीसरा जो हुआ था तीसरा भी मदुरई में हुआ था, ठीक है। पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। पहला जो मदुरई में आयोजित हुआ था, इस संगम का कोई भी अगर बात करें साहित्यिक ग्रंथ तो वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इस संगम का कोई भी साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगर बात करें कपाटपुरम की, ठीक है, जो दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, तो इसका जो है एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध है। किसका? जो कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ जो है वो उपलब्ध है, उसका नाम है तोलकाप्पियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तोलकाप्पियम, ठीक है, तोलकाप्पियम, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और तीसरा जो संगम है वो मदुरई में आयोजित हुआ था, और इसके भी बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, कुछ ही सामग्री जो है वो उपलब्ध है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं, मिलाने को आ जाती हैं, तो वो हमको एक बार देख लेना है। तोलकाप्पियम ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। और एक है पट्टू पट्टू, ठीक है, नाम थोड़ा है टफ है, देख लीजिए। क्या लिखा है? पट्टू पट्टू, ठीक है। और क्या लिखा है? ये पट्टू पट्टू में ये क्या है? 10 कविताएं, ठीक है, 10 कविताएं ये आता है मिलाने के लिए। और क्या है? एट्टू एट्टू टोगई, एट्टू टोगई, इसमें क्या है? 8 कविताएं, ठीक है, 8 कविताओं का संकलन है इसमें। तो इसको तो 8 ऐसे मिलता जुलता है, तो याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बन जाएगा, 8, ठीक है, इस तरीके से ये है। और एक और है ये क्लियर हो गया होगा। और एक और है, थोड़ा सा टफ है ये। और 18 जो और एक है 18 लघु रचनाएं, जिसको क्या कहा गया? तमिल में बता रहे हैं, ये रचनाओं को क्या कहा गया? लिख दे रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, हमें से गलत हो गया, 1 मिनट। थोड़ा टफ है तो 2-3 बार लिख लेंगे तो क्लियर होगा। क्या लिखा? पदिने किलक कनक्कू, ठीक है, ये है इनका जो 18 लघु रचनाओं का क्या है? ये संग्रह है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत हो गया आज के लिए इसका डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया 15 जनवरी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। जो याद आता है तुरंत बता देते हैं ताकि क्लियर रहे आप लोग को। मीनाक्षी मंदिर क्या है? मदुरई, ठीक है, मदुरई। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो है किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो क्या कहते हैं तिरुवल्लुवर है, ये पोंगल त्यौहार का एक भाग है। पोंगल त्यौहार का क्या है? एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये फाइनल क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट थे क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 जनवरी यानी 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, ठीक है। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, ठीक है। ये किस शास्त्रीय नृत्य से? तो
तो ये तो हमारे आर्ट एंड कल्चर का ही टॉपिक है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये जानना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित थे, ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित? कथक। और कथक जो है वो कहाँ? उत्तर भारत में, उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये अगर बात किया जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, सारे एंगल को कवर कर लेते हैं, ठीक है। कहीं से भी वन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। अब तो पैटर्न भी चेंज होता रहता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीधा सीधा नहीं, थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। तो पूरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के हड़िया में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के हड़िया में हुआ था। और कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। देहांत कब हुआ? अभी इनकी डेथ कब हुई? तो 17 जनवरी 2022 को, ठीक है। यानी ये कितने एज की उम्र में इनकी डेथ हुई? 83 एज की उम्र, ठीक है, 83 एज में इनकी डेथ हुई। और ये किस घराने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के ये क्या थे? कलाकार थे, ठीक है। घराने के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के ये क्या ये क्या थे? कलाकार थे, ठीक है। और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। पद्म विभूषण से अलंकृत, ठीक है। ये कब इन्हें कब अलंकृत किया गया था पद्म विभूषण से? 1986, ठीक है, 1986 में। क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि ये जो क्या नाम है, कथक का मतलब क्या होता है, ठीक है। कथक का क्या मतलब होता है? तो कथक जो शब्द है, ठीक है, ये बना है कथ शब्द से। कथक जो है वो कथ शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कथ मतलब कहा, ठीक है, कहा, क्या कहा? कहानी, ठीक है। तो कहानी कहने वाला, कथक मतलब कहानी कहने वाला, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे, मतलब अगर देखा जाए तो कथक में इसमें बहुत चीज़ें देखने, जैसे इसमें फुटवर्क पर ध्यान दिया जाता है। चलिए हम दिखा ही दे रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट आते हैं हम लोग। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये कथक है, ठीक है। कथक नृत्य कर रही हैं। और इसमें देखिए क्या क्या है? स्टोरी टेलिंग, ठीक है, ये आर्ट, या ये कैसा नृत्य है? द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है। एक्सप्रेसिव आइज है, ठीक है। ये देखिए फुटवर्क, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये ड्रेस इनका देखिए इस तरीके से, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, ठीक है, आई कैचिंग कॉस्ट्यूम है। तो ये दिख रहा होगा आप लोग को। ये देखिए, ये बिरजू महाराज जी, ठीक है, जिनका अभी क्या हुआ? 17 जनवरी पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज जी का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 83 ईयर्स के थे, ठीक है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ लिखा, वह लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के कलाकार थे। और इनके चाचा जो हैं शंभू महाराज और लक्षु महाराज भी कथक नृत्य के। तो जितने ये जो लक्षु महाराज, शंभू महाराज, ठीक है, ये सब हैं, ये सब किससे? कथक नृत्य से ही संबंधित, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और इनके पिता पंडित लक्षण महाराज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अब हम लोग। हाँ, और भी अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए तो कई बार हम बता चुके हैं, रिवीजन हो चुका है, लेकिन एक बार जब आया है सामने क्वेश्चन तो देख लेते हैं फटाफट। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्रा का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। ओडिशा। सत्रिया असम से संबंधित है। मणिपुर से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, ठीक है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। तो ये सारे आपके क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकट किसने जारी किया है? 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया।
वो किसने जारी किया? मनसुख मंडाविया ने जारी किया। किसने जारी किया है? मनसुख मंडाविया ने जारी किया है। ठीक है, ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इन्होंने ही इसको जारी किया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो अभियान था वो इसी दिन स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी को ही 2021 में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 16 जनवरी 2021 को ये वैक्सीनेशन अभियान जो था स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी को क्या हुआ? ये 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल पूरा होने पर ये क्या किया गया? एक डाक टिकट जारी किया गया। किस पर? कोविड-19 वैक्सीनेशन पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी वजह से क्या है कि मनसुख मंडाविया जी ने क्या किया है? एक डाक टिकट जारी किया है। वो मैं इमेज लेना भूल गई, चलिए कल दिखा देंगे, तो या फिर आप लोग खुद देख लीजिएगा, जाकर के गूगल कर लीजिएगा कि वो कैसा है डाक टिकट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली, ठीक है, कॉलर वाली नाम से मशहूर बाघिन की मृत्यु हो हुई है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली नाम से मशहूर बाघिन की मृत्यु हुई है? तो वो किस टाइगर रिजर्व में? पेंच टाइगर रिजर्व में, पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, यहाँ पर। और ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य। और ये जो कॉलर वाली नाम से मशहूर बाघिन है, ठीक है, ये 17 साल की, ठीक है, 17 साल की थी। और इसने इस 17 साल के जीवन में अपने कितने? 29, ठीक है, 29 शावकों, ठीक है, 29 शावकों को जन्म दी है। और इसी 29 शावकों को जन्म देने के कारण इसको एक नाम और दिया जाता है। वो क्या कहा जाता है? सुपर मॉम। क्या कहा जाता है? सुपर मॉम। ठीक है, ये भी कहा जाता है इसको। तो ये क्लियर। और देख लेते हैं इसके बारे में कि T15 के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, किस नाम से भी जानते हैं? और जानते हैं इसको T15 के नाम से भी जानते हैं। और देख लेते हैं, और इसको क्या करते हैं? एक्चुअली क्या हुआ था? इसका नाम कॉलर वाली क्यों पड़ा? क्या हुआ कि निगरानी के लिए उस पर क्या किया गया था? कॉलर आईडी लगाया गया था। ठीक है, निगरानी के लिए उस पर क्या किया गया था? कॉलर आईडी लगाया गया था। इसीलिए क्या हुआ? इसका नाम क्या पड़ गया? कॉलर वाली नाम से ये क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, तो ये इसका पूरा स्टोरी है। ठीक है, तो चलते हैं, क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट, हम सोच रहे हैं कि आप लोग को दिखा दे, देखिए है कि नहीं। 1 मिनट, ये है, ये देखिए, यही है कॉलर वाली बाघिन जिसकी क्या हुई है? डेथ हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये देखिए क्या कह रहा है? हुंगा टोंगा हंगा हापाई। कल इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हुंगा टोंगा हंगा हापाई। हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जिसमें हाल ही में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? हाल ही में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो ये है कहाँ पर? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है ये? प्रशांत महासागर में। ठीक है, और ये हो गया। और अगर बात कर प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप, ठीक है, वहाँ पर ये क्या हुआ है? वहाँ पर ये क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें पैसिफिक ओशन की, तो पैसिफिक ओशन जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है पैसिफिक ओशन में ही पाए जाते हैं। और अगर बात मतलब दुनिया का लगभग 90%, ठीक है, यहाँ पर लगभग दुनिया का 90% भूकंप यहीं आते हैं। ठीक है, और किसके साथ आते हैं? रिंग ऑफ फायर के साथ आते हैं। इसीलिए पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो 90% भूकंप यही रिंग ऑफ फायर के साथ आते हैं। और यहीं पर क्या है? मेरियाना गर्त भी है। मेरियाना
गर्त भी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर ये स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें मोना लोआ ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पर है, अमेरिका के हवाई द्वीप में। ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार, जो कि एकमात्र सक्रिय है भारत में, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है। किलिमंजारो तंजानिया में। ठीक है, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं, कभी एक साथ हम लिखवा देंगे ताकि आप लोग को नोट डाउन करने में इजी रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2021 मतलब 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है। अभी फोर्ब्स की क्या हुई है, लिस्ट जारी की गई, जिसमें सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में देखा गया कि कौन शीर्ष पर है, तो वो है नाओमी ओसाका। ये कहाँ की है, नाओमी ओसाका जापान की हैं। ठीक है, ये कहाँ की हैं, जापान की हैं। ये तो टॉप पर है। ठीक है, ये तो टॉप पर हैं, यानी फर्स्ट पर हैं। और सेकंड पर कौन है, ये हैं सेकंड पर सेरेना विलियम्स। सेकंड पर कौन है, सेरेना विलियम्स। ये कहाँ की हैं, ये अमेरिका की हैं। ठीक है, ये कहाँ की, अमेरिका की हैं। बात करते हैं नाओमी ओसाका की, जो जापान की हैं। ये कौन सी प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है। ठीक है, ये टेनिस प्लेयर है। अगर हम लोग भारत की बात करें कि क्या भारत का भी कोई प्लेयर, महिला प्लेयर जो है वो टॉप 10 में है, तो है, कौन है, ये पीवी सिंधु, भारत की पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, वो 7th रैंक पर हैं। ठीक है, 7th नंबर पर कौन है, पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु जो कैसी प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, ये टॉप 10 में एकमात्र भारतीय महिला हैं जो शामिल हैं इसमें। चलिए दिखा देते हैं, ये हैं पीवी सिंधु। ठीक है, ये पीवी सिंधु हैं। और जो टॉप पर है नाओमी ओसाका जापान की, ये हैं। ठीक है, ये क्या है, सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप पर सर्वाधिक कमाई करने वाली फोर्ब्स के, उसमें ये नंबर 1 पर हैं। ठीक है, और ये हैं पीवी सिंधु। चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने हाल ही में, क्या क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम वर्षक का अनावरण किया है। क्या क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम वर्षक का अनावरण किया है, तो वो कौन किया है, रशिया ने किया है। ठीक है, रशिया ने किया है। ये कैसा बम वर्षक है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये क्या है कि ये जो मिसाइल बॉम्बर है, ठीक है, व्हाइट स्वान है, ये क्या कर सकता है, 24 क्रूज मिसाइल की डिलीवरी एक साथ कर सकता है, 24 क्रूज मिसाइल की। ठीक है, और अगर बात करें कि इसका मतलब वजन कितना है, तो 34 टन का। ठीक है, और ये जो है कि बिना ईंधन भरे ये क्या कर सकती है, 14,000, ठीक है, 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है बिना ईंधन भरे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और इसको क्या है कि इसको एक और नाम से जानते हैं, 1 मिनट लिख दे रहे हैं, टुपोलेव। ठीक है, टुपोलेव। ठीक है, ये है। ये 160, ठीक है, टुपोलेव 160 का अनावरण किया गया, तो इसको व्हाइट स्वान भी नाम दिया गया है और ये नाम भी है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको सफ़ेद मतलब व्हाइट स्वान का मतलब क्या होता है, व्हाइट मतलब सफ़ेद, स्वान मतलब हंस, तो सफ़ेद हंस के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो है 600 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर इसमें बहुत मतलब कुछ और कहानी है, लेकिन अभी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है,
तो लंबा हो जाता है तो कोई देखना पसंद नहीं करता है, तो इसके बारे में कभी फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में ही समझिए कि मतलब इसका जो व्हाइट स्वान है, इसका यूक्रेन संकट, जो यूक्रेन संकट चल रहा है उससे संबंध है, ठीक है। तो क्या संबंध है ये हम बाद में बताएंगे। तो ये इसीलिए मतलब ये इस Tu-160 जो है, ठीक है, ये सोवियत संघ के द्वारा विकसित किया गया था। तो अभी इसको क्या किया गया, बहुत ये पुराना हो गया था, तो मतलब कि बेकार ही पड़ा था, तो इसको क्या किया गया कि एक उन्नत संस्करण इसका बनाया गया, ठीक है। रूस ने क्या किया है, इसका उन्नत संस्करण बनाया, जिसका क्या नाम रखा, टुपोलेव Tu-160, यानी व्हाइट स्वान, या इसको क्या कहते हैं, ब्लैक जैक भी कहते हैं, इसको ब्लैक जैक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ब्लैक जैक भी कहते हैं। तो इसका क्या किया गया है, अनावरण किया गया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, और इसे टुपोलेव द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। नहीं बताते हुए भी मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा ओपन डेटा वीक का आरंभ किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा ओपन डाटा वीक का आरंभ किया गया है। ओपन डाटा वीक का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह, ठीक है। मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा, तो कौन सा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये क्या किया गया है, आरंभ किया गया ये। और कौन है इस समय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी जी, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो 17 से 21 जनवरी तक क्या होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। 17 से 21 जनवरी के बीच क्या होगा, इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और ये जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको मतलब डेटा को, इसका मतलब ओपन डेटा का आयोजन कर रहे हैं, तो इसको अपनाने के पीछे उनका क्या मकसद है कि जो भारत का शहरी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या किया जाए, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, क्या किया जाए, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी पर्पस से इन्होंने क्या किया है, ओपन डेटा वीक शुरू किया है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, इस आयोजन में मतलब कि ओपन डेटा वीक जो है, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जो सभी 100 स्मार्ट सिटी हैं, ठीक है, 100 स्मार्ट शहर इसमें क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे, ठीक है, हिस्सा लेंगे। और वो सारे जो स्मार्ट सिटीज़ होंगे वो इस ओपन डेटा पोर्टल पर क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, डेटा ब्लॉग प्रकाशित करेंगे, ठीक है। अब आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। और ये जो मतलब जो अगले महीने आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा, तो उस आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये जो स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन के लिए ये क्या है, इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का क्या है, ये एक पार्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो बढ़ी हुई दक्षता है, पारदर्शिता है, इनोवेशन में वृद्धि लाना है, आर्थिक विकास है, ठीक है, तो इन सभी को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो किसने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता है। किसको हराकर जीता है, लोह कीन यो को हरा करके, ठीक है, लोह कीन यो को हरा करके सॉरी, तो इनको हरा करके ये इन्होंने पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। अगर बात करें कि ये तो एकल का हो गया, लेकिन अगर पूछ ले पुरुष डबल का खिताब, पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है सात्विक
सात्विक चिराग और सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट। पुरुष डबल का खिताब जो जीता है वो जीता है, 1 मिनट, सात्विक ने जीता और चिराग ने जीता। इनका पूरा नाम है सात्विक साईराज, ठीक है, इनका नाम है सात्विक साईराज। और दूसरे जो हैं उनका नाम है चिराग शेट्टी, ठीक है, ये दोनों ने। चलिए देख लेते हैं इन लोगों को भी जल्दी से। ये देखिए यहाँ है, सात्विक चिराग खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है, ठीक है। सात्विक साईराज और क्या नाम है इनका, चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल का क्या किया है, खिताब जीता है, ठीक है। कहाँ पर, इंडिया ओपन खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय जोड़ी बन गई है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और अगर ये देख लेते हैं कि 20 साल के लक्ष्य सेन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं, ठीक है। ये देखिए तीसरे भारतीय बने हैं। 2015 के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले और कुल तीसरे पुरुष एकल भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, ये है लक्ष्य सेन, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। पहले ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो इसको क्या कहते हैं, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, ठीक है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो नरेंद्र कुमार गोयनका को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये जो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है, ये कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है, कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में, ठीक है। और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बन गई है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बन गई है। तो वो कौन सी बन गई है, मुंबई महानगर पालिका, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, BMC, मुंबई महानगर पालिका, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अरोमा मिशन किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अरोमा मिशन किससे संबंधित है। तो गाइज ये तो स्टार्ट किया गया था 2016 में ही है, ठीक है, लेकिन ये चर्चा में है इसलिए बता दिया जा रहा कि क्योंकि अभी 16 जनवरी को बताया था कि वो मनाया जाता है, स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो उसी पर इसकी चर्चा हुई है। ये 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जरिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। लॉन्च इसको मोदी जी ने 2016 में किया था, ठीक है। किसके लिए किया गया था, किसानों की किसानों की आजीविका में सुधार के लिए। तो यहाँ लिखा भी है कि ये किससे संबंधित है, सुगंधित आयुर्वेदिक औषधीय पौधे लेवेंडर की खेती से। लेवेंडर जिसको ये अरोमा भी बोलते हैं, ठीक है, लेवेंडर अरोमा भी बोलते हैं। ये क्या है, औषधीय पौधा, आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है जिसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर खेती, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप के लिए इसकी खेती पर जोर दिया गया था, ठीक है। और इसको जो है बैगनी क्रांति के रूप में भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। किस क्रांति के रूप में जानते हैं, बैगनी क्रांति के रूप में भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए किया गया था, किसानों की आजीविका में सुधार के लिए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके जरिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जरिए इस अभियान की, इस मिशन की क्या की थी, शुरुआत की गई थी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अगर क्लियर हो गया हो तो फटाफट शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के, क्या क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक
का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। तो विक्रमशिला जहाँ भी पूछे उसका क्या हो जाएगा आंसर? धर्मपाल। ठीक है, विक्रम धर्मपाल। ठीक है, तो ये विक्रमशिला का जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी ध्यान दीजिए कि बिहार के भागलपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में ये स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना ये पाल वंश के थे। कौन? धर्मपाल। अभी धर्मपाल मैंने बताया, तो ये किस वंश के थे? पाल वंश के थे, तो इन्होंने की थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं है? तो अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में, करंट के क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था संगम साहित्य के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक है, तो इसमें 3 राजवंश की चर्चा मिलती है। ठीक है, कितने? 3 राजवंश की चर्चा मिलती है। कौन कौन से देख लेते हैं? चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, इन्हीं 3 की चर्चा मिलती है। तो ऑप्शन में एक है जो कि जिसकी चर्चा नहीं है, इसका उल्लेख मतलब उसका उल्लेख साहित्य में, संगम साहित्य में नहीं किया गया। वो कौन सा? कदम्ब। ठीक है, क्योंकि ये चोल, चेर, पांड्य रट लीजिए, ये 3 हैं जो इसमें क्या किया गया? संगम साहित्य में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि संगम युग में उरयूर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उरयूर। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है आपके लिए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो क्या आंसर होगा? उरयूर क्यों प्रसिद्ध था? कपास के व्यापार का ये क्या था? कपास के व्यापार के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण क्या था? ये केंद्र था। ठीक है, महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या? उरयूर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और ये क्या कहते हैं? उरयूर जो था संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। ये संगम युग तो यहाँ लिखा ही है, तो किसकी राजधानी थी? चोलों की राजधानी थी। ठीक है, चोलों की राजधानी थी। और इसमें कपास और सूती वस्त्र का ये क्या नाम है? ये बहुत ही बड़ा केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुद्रा राक्षस का लेखक। अब यहाँ ऑप्शन नहीं देंगे, फटाफट हम बता दे रहे हैं ताकि शॉर्ट में जल्दी से क्लियर हो जाए। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त लिख दे रहे हैं, जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन करते चले। ठीक है, विशाखा दत्त का मिलाने के लिए सब क्वेश्चन आ जाता है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। और इस ग्रंथ में क्या है कि मौर्य इतिहास यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर क्या है? प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है? इसमें मुद्रा राक्षस की रचना, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया। क्या कहा गया है? वृषल और कुलहीन कहा गया है। ठीक है, कुलहीन कहा है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्षचरित्र पुस्तक किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? हर्षचरित्र पुस्तक ये है बाण भट्ट की। ये किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, तो ये इसके लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं। और ये क्या है? एक आख्यायिका है। हर्षचरित्र क्या है? एक आख्यायिका है। ये आधा खा है। ठीक है, आख्यायिका। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ लिखा था, एक मिनट, ये देख लेते हैं। हर्षचरित्र ये क्या है? एक आख्यायिका। ठीक है, अब सही लिखा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इस ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो। तो क्या क्वेश्चन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदबर दाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्वप्नवासो दत्ता। स्वप्नवासो दत्ता के लेखक कौन है? भास हैं। स्वप्नवासो दत्ता के लेखक भास। ठीक है, और देख लेते हैं कुमार संभवम। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कुमार संभवम। ये वैसे कुमार संभव यहाँ लिखा है, लेकिन कुमार संभवम संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है, तो कुमार संभव जो है महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? कालिदास ने लिखा है। ठीक है, और इसमें कुमार संभव में जो है 17 सर्ग हैं। कितने हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक है, और इसमें प्रकृति चित्र और कार्तिकेय की जन्म कथा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था?
चोल काल किस लिए जाना जाता था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, सेकंड ऑप्शन राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, या फिर श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, या फिर तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। तो क्या आंसर होना चाहिए कि चोल काल जो प्रसिद्ध था वो ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी विशेषता जो थी, सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन के लिए। ठीक है, ऑप्शन में दे सकता है स्वायत्त शासी ग्रामीण, तो आपको क्या ध्यान रखना, ग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ग्रामीण संस्थाओं के संचालन के लिए ये क्या जानी जाती थी। ठीक है, और ग्राम पंचायत जो था वो किस काल के लिए प्रसिद्ध था? चोल काल में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये जो उत्तर मेरूर से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें ग्राम सभा के कार्यों आदि का वर्णन पता चलता, वर्णन मिला हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक, ये द्वारा लिख दिया है मैंने, द्वारा नहीं द्वार होगा। ठीक है, द्वार। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते थे? ऑप्शन है शिखर, तो नाम से ही पता चलेगा कि शिखर नहीं कह सकते क्योंकि शिखर जो है मंदिर के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, और गोपुरम, तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। देवालय, देवालय भी नहीं कहेंगे, देवालय का मतलब क्या होता है? देव का घर, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि द्वार यहाँ पूछा है, घर तो पूरा पूछा नहीं, मंदिर तो पूछा नहीं है। मंडप, मंडप भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? गोपुरम। ठीक है, कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक जो द्वार होते थे उनको क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी थे मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं, बाद में फिर कभी स्टार्ट करेंगे, अभी तो फिलहाल इतना ही। अब कल से हम लोग क्या करेंगे? मिडवल हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज देख लेते हैं आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ हम लिखना भूल गए हैं तो फटाफट ले लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की रैंकिंग किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की रैंकिंग किसके द्वारा दी जाती है? और ये इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सबको। ठीक है, तो चलते हैं कल का फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें हम लोग के माइंड में सेट रहें, कहीं भूले ना हम लोग। ठीक है, कल का पहला क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फटाफट। कोयले से मेथेनॉल बनाने वाला पहला स्वदेशी संयंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया था? भेल के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग नीति की मंजूरी दी गई थी? हरियाणा के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हो रहा है? 15 से 23 जनवरी के बीच स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित की जाती है? पंजाब के मुक्तसर स्थान से। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, जिसकी चर्चा भी आज भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? 14 जनवरी को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो रशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया? फिलीपींस। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला में। ठीक है, जैसलमेर के लोंगेवाला में। 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की गई? तो पाकिस्तान के द्वारा। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला मानव कौन बन गया? डेविड बेनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है कि किस गांव को हाल ही में देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? कुबलांगी को। ठीक है, कुबलांगी को। तो ये क्लियर हो गया है, यहाँ तक कि मैंने सब कुछ आपको दिखा भी दिया है, कुछ बचा नहीं है। चलिए तो फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, और अगर समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसको ज़रूर करिए, ठीक है। और कल फिर मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, नए करंट न्यूज़ के साथ। और बाकी कल से तो मिडल हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।